प्रोस्पेक्टस। प्रोस्पेक्टस के अंदर एक पूरा प्रोसेस समझना पड़ता है। एक पब्लिक कंपनी, जहन में रहे, पब्लिक कंपनी अपने शेयर्स ऑफर करने जाती है। याद है पब्लिक कंपनी को अलाउड है कि वो सब्सक्रिप्शन करवा सकती है। एक पब्लिक कंपनी अपने शेयर अवाम को ऑफर करना चाह रही है तो वो एक डॉक्यूमेंट को यूज करते हैं। उस डॉक्यूमेंट के तहत लोग आते हैं और उस कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं। वो प्रोस्पेक्टस है क्या, उसके रूल्स क्या हैं और क्या क्या एहतियातें हैं, वो हम इस चैप्टर में सारी की सारी बातें पढ़ रहे होंगे। सबसे पहले इस चैप्टर में जो सबसे तकलीफदेह बात है वो उसकी डेफिनेशन है। डेफिनेशन चूंकि बड़ी है और इसमें बहुत सारी बातें हैं तो समझना तो आसान है लेकिन कई दफा याद नहीं रहती। तो मैं आपको ये नहीं कहूंगा कि आपने याद नहीं करना और अपने अल्फाज में लिख लेना है, आपने यही अल्फाज याद करने हैं। डेफिनेशन के साथ खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। आप लॉ में किसी भी और सेक्शन को अपने अल्फाज में लिख सकते हैं लेकिन जहां डेफिनेशन है आप कोशिश करें उसके पूरे वर्ड्स के साथ वो करें, क्योंकि डेफिनेशन के अंदर छोटी छोटी सी बातें होती हैं जो आप मिस कर सकते हैं जब आप अपनी जुबान में उसे लिखेंगे। तो इट इज बेटर कि आप डेफिनेशन को उसके तरीके से ही लेके चलें। डेफिनेशन के मुताबिक प्रोस्पेक्टस कोई डॉक्यूमेंट है जिसको डिस्क्राइब या इशू कर रहे हैं प्रोस्पेक्टस के तौर पे, और इसके अंदर कोई भी डॉक्यूमेंट, नोटिस, सर्कुलर, मटेरियल, एडवर्टाइजमेंट, ऑफर फॉर सेल डॉक्यूमेंट, पब्लिकेशन और अदर इन्विटेशन है। किसी भी किस्म का इश्तिहार, किसी भी किस्म का ब्रोशर, किसी भी किस्म का बैनर, किसी भी किस्म की बुकलेट, किसी भी किस्म का फेसबुक एड, किसी भी किस्म का कोई भी नोटिस, कुछ भी ऐसा इश्तिहार, कुछ भी ऐसी चीज जिसका मकसद प्रोस्पेक्टस है, जिसका इरादा आपका प्रोस्पेक्टस का है। तो जब भी आप अवाम को इस इरादे से बुलाएं कि आओ और मेरे सिक्योरिटीज खरीदो, तो इस इरादे से इशू किए जाने वाला हर डॉक्यूमेंट प्रोस्पेक्टस है। पहला हिस्सा आपने याद कर लेने हैं कि कौन कौन से अल्फाज इसके अंदर आ रहे हैं। इसका मकसद क्या है? ऑफरिंग टू द पब्लिक या एनी सेक्शन ऑफ पब्लिक और इन्वाइटिंग ऑफर फ्रॉम पब्लिक फॉर सब्सक्रिप्शन और परचेज ऑफ एनी सिक्योरिटीज ऑफ कंपनी, बॉडी, कॉर्पोरेट और एंटिटी। मकसद क्या है? दुनिया को ऑफर कर रहे हैं कि आओ और मेरी सिक्योरिटीज खरीदो, मेरे शेयर्स या मेरे ये वाली चीज सिक्योरिटीज। सिक्योरिटी तहफ्फुज वाली सिक्योरिटी नहीं है, सिक्योरिटीज जैसे SECP है, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन। तो ये जो आपके शेयर्स और इस तरह के मुख्तलिफ जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं ना, इनको हम सिक्योरिटीज कहते हैं। शेयर्स, डिबेंचर्स, प्रेफरेंस शेयर्स। तो अगर कोई डॉक्यूमेंट लोगों को इन्वाइट कर रहा है कि आओ और मेरी सिक्योरिटीज खरीदो, तो वो डॉक्यूमेंट, नोटिस, सर्कुलर वगैरह वगैरह प्रोस्पेक्टस है। तीसरी चीज एहतियात करनी है कि ये वो डॉक्यूमेंट नहीं है जो बैंक्स वगैरह इशू करते हैं, अदर देन डिपॉजिट्स इनवाइटेड बाय बैंक एंड सर्टिफिकेट ऑफ इन्वेस्टमेंट वगैरह जो NBFCs इशू करती हैं। तो इसका मतलब है कि 3 हिस्से हो गए डेफिनेशन के। पहले आपने सारे अल्फाज याद रख लेने हैं कि नोटिस, सर्कुलर, फलाना फलाना फलाना। दूसरा, जिसका मकसद लोगों को ऑफर करना हो कि आओ मेरी सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करो। तीसरा, अदर देन वो वाले काम जो बैंक करते हैं डिपॉजिट्स के लिए या NBFCs करती हैं अपने सर्टिफिकेट्स के लिए। लॉजिकली 3 हिस्सों में डिवाइड कर लेना है लेकिन याद ऑब्वियसली आपने सारा करना है। तो मकसद ये है कि प्रोस्पेक्टस कोई भी ऐसी चीज है जो लोगों को बुला रही है कि आओ मेरी शेयर्स या सिक्योरिटीज खरीदो, और वो बैंक वाला डॉक्यूमेंट नहीं है। अदर देन बैंक जो कंपनियां अपनी सिक्योरिटियां बेचने के लिए इस्तेमाल कर रही हैं वो प्रोस्पेक्टस है। तो सबसे पहले तो हम बात करते हैं प्रोस्पेक्टस की। प्रोस्पेक्टस के साथ एक और डिस्कशन भी होती है जो यहां स्लाइड्स पे नजर नहीं आ रही, थोड़ा सा उसको शॉर्ट करने के लिए। शेल्फ प्रोस्पेक्टस और सप्लीमेंट प्रोस्पेक्टस। शेल्फ प्रोस्पेक्टस कहते हैं एक ऐसे प्रोस्पेक्टस को, अब अगेन ये चीज हैंडआउट्स में नहीं है, ये आप अपने पास नोट कर लें। शेल्फ प्रोस्पेक्टस का मतलब एक ऐसा प्रोस्पेक्टस जो एक से ज्यादा दफा पब्लिक को बुला रहा है। क्यों? हो सकता है आपको 2 दफा पब्लिक ऑफर करनी हो। आसान अल्फाज में आसान एग्जांपल दूं तो हो सकता है एक कंपनी को एक पहले 15 करोड़ की जमीन खरीदनी हो और उसके बाद साल बाद उस पर 10 करोड़ की फैक्ट्री लगानी हो। कंपनी को चाहिए 25 करोड़ लेकिन 2 शिफ्टों में चाहिए। बजाय इसके कि 25 करोड़ आज लेके रख लें और इस्तेमाल करें, साल बाद आपको हिसाब देना होता है तमाम चीजों का आगे जाके। तो ऐसे में आप क्या करेंगे? पहली दफा प्रोस्पेक्टस इशू करेंगे, उसका नाम होगा शेल्फ प्रोस्पेक्टस। आप कहेंगे लोगों से आज हमें 15 करोड़ रेस करने हैं, और उसी में बता देंगे कि साल बाद हम दोबारा से प्रोस्पेक्टस इशू करेंगे ताकि बकाया आप लोगों से मांगा जा सके। तो जो पहली दफा डॉक्यूमेंट आया है जो बता रहा है कि एक से ज्यादा दफा हम पैसे मांगेंगे, उस पहले डॉक्यूमेंट का नाम है शेल्फ प्रोस्पेक्टस। और बाद में जब फ्यूचर में उसकी दूसरी किस्त या तीसरी किस्त व्हाटएवर जो भी आएगी, वो वाला डॉक्यूमेंट कहलाएगा सप्लीमेंट। याद रहेगा, शेल्फ है वो जो पहली दफा आया जिसके तहत आप एक से ज्यादा दफा लोगों से पैसे मांग सकते हैं, और सप्लीमेंट जो बाद में आएगा और पीछे वाले को कंप्लीट कर रहा होगा। जस्ट स्लैंग एग्जांपल आपको समझाइए, सिर्फ समझाने के लिए। अगेन फॉर द इंफॉर्मेशन, अगर आप प्रैक्टिकल नॉलेज रखना चाहते हैं तो पब्लिक ऑफरिंग रेगुलेशन 2017 के मुताबिक
बुक बिल्डिंग का एक सिस्टम होता है जिसमें आप पहली दफा प्रोस्पेक्टस ऑफर करते हैं बड़े इन्वेस्टर्स के लिए और बाद में सप्लीमेंट ऑफर करते हैं आम पब्लिक के लिए, जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन। और अगर नहीं अच्छी लगी बात तो आप इसको इग्नोर कर सकते हैं। ये उन लोगों के लिए जो थोड़ा सा ऊपर की बात जानना चाहते हैं। आपने ध्यान में रखना है कि सप्लीमेंट प्रोस्पेक्टस बाद में आने वाला प्रोस्पेक्टस है और शेल्फ प्रोस्पेक्टस जो एक ओरिजिनल प्रोस्पेक्टस है जो एक से ज्यादा दफा ऑफर कर रहा है। डन। तो प्रोस्पेक्टस हमें समझ आ गया और प्रोस्पेक्टस की 2-3 किस्में भी समझ आ गई। प्रोस्पेक्टस में होगा क्या? इंतहाई मजे की बात है कि किताब में एक पूरा पोर्शन दिया हुआ है जिसका नाम है कंटेंट्स ऑफ प्रोस्पेक्टस और पूरे को पढ़ के पता ही नहीं लगता कि इसमें क्या लिखा हुआ होगा, क्योंकि उसमें उन्होंने कहा इसमें सारी काम की बातें होनी चाहिए। हर वो बात होनी चाहिए जो एससीसीपी हमें बता दे, हर वो चीज होनी चाहिए जो सेकंड स्केड्यूल में लिखी हुई है। कंपनी के एंड पे स्केड्यूल दिए होते हैं, सेकंड स्केड्यूल में फॉर्मेट दिया हुआ है और उसमें उन्होंने कंटेंट्स बताए हुए कि आपने प्रोस्पेक्टस में ये चीज ऐड करनी है और ये रिपोर्ट। अल्हम्दुलिल्लाह वो सारी चीजें हमारे सिलेबस में बिल्कुल भी नहीं है। हमारे सिलेबस में कुछ इस तरह के बेतकल्लुफ जुमले हैं कि एससीसीपी जो कहेगा वो हमें प्रोस्पेक्टस में डालना होगा। ठीक है जी, हम उस जुमले का एहतराम करेंगे। किताब ने एक छोटा सा नोट दिया है कि ये अक्सर अथॉरिटीज जो है वो रिक्वायर करती हैं कि कंपनी अपने प्रोस्पेक्टस में अपने रिस्क फैक्टर्स वगैरह बताएं। ये बताएं कि आपके कंपनी के अंदर क्या क्या खतरे हैं। मतलब अगर मैं टेक्सटाइल का प्रोस्पेक्टस इशू कर रहा हूं तो लोगों को बताऊं कि टेक्सटाइल के बिजनेस में नॉर्मली क्या खतरे होते हैं। कोई कंपनी खुशी से नहीं बताएगी, इन्वेस्टर को डराता कौन है। लेकिन लॉ ने कहा है कि नहीं, आप इन्वेस्टर को क्लियरली बताएं कि आपकी कंपनी, आपके सेगमेंट, आपकी इंडस्ट्री के खतरे क्या हैं। तो ऐसे में ना चाहते हुए ये चीज बता देते हैं। प्रोस्पेक्टस के अंदर वो कंटेंट्स होते हैं जो बता दिए गए हैं। बता कहां दिए गए हैं? सेकंड स्केड्यूल है और इसके ऊपर कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं जो कि सारी चीजें हमारे सिलेबस से बाहर हैं। तो अगर कभी आपने कुछ याद करना है तो वो ये पैरा याद करना है कि अथॉरिटीज कभी कभी रिस्क फैक्टर्स की बात करती हैं। तो आप लोगों को कहते हैं कि ये पहले पढ़ लो फिर इन्वेस्टमेंट करना। डन। किस टाइम पे है प्रोस्पेक्टस? कोई टाइम डिफाइंड नहीं है, हर कंपनी की अपनी मर्जी है। एक कंपनी चाहे तो आते साथ ही प्रोस्पेक्टस इशू कर दे, अभी इनकॉर्पोरेट हुई और जनाब अगले दिन प्रोस्पेक्टस आया हुआ हो। और ऐसा भी हो सकता है कि कंपनी 25 साल तक चलती रहे और प्रोस्पेक्टस इशू ना करे। एक चीज ध्यान में रखने वाली है, प्रोस्पेक्टस तब इशू होगा जब कंपनी को बल्क में पैसा चाहिए होगा। कब इशू होगा? जब उनको किसी बड़े प्रोजेक्ट पे पैसा चाहिए होगा। एक बात है, अगर 6 लोगों ने मिलकर कंपनी बनाई है और उनके पास मिला के 25 लाख रुपए हैं और उनकी कंपनी बहुत अच्छी चल रही है और उससे अच्छे प्रॉफिट्स आ रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि वो चाहेंगे कि उनके मजीद शरीक आए बीच में? कोई भी नहीं चाहेगा। तो शायद वो 15-20 साल तक अच्छे चलते रहे, फिर एक जगह पे हो सकता है कंपनी ग्रो करते करते 2 करोड़ पे पहुंच गई और लोगों को अच्छे प्रॉफिट्स हो रहे हैं। फिर उन्हें नजर आया कि अगर हम एक नया प्लांट लगा लेना 5 करोड़ से तो उससे हमारे प्रॉफिट कंपनी के 10 गुना बढ़ जाएंगे। तो ऐसे में फिर वो मजबूरन या तो वो लोन लेंगे, लेकिन लोन लेना बड़ा रिस्की है। अगर आप वापस ना कर सके, अगर नुकसान हो गया, शेयर्स थोड़े से कम रिस्की होते हैं, तो फिर वो क्या करेंगे? वो उस प्रोजेक्ट को के लिए प्रोस्पेक्टस इशू करेंगे। प्रोस्पेक्टस में बताएंगे उस प्रोजेक्ट के बारे में, लोग इन्वेस्ट करेंगे तो इनको बुरा नहीं लगेगा शरीकों को ऐड करते हुए, क्योंकि इनको इनकी परसेंटेज कम तो हो जाएगी, लेकिन इन कम परसेंटेज जब बड़े प्रॉफिट से मल्टीप्लाई होगी तो वो एक अच्छी पोजीशन में होंगे और कंपनी छोटी कंपनी से बड़ी कंपनियों की डेफिनेशन में आ जाएगी। तो प्रोस्पेक्टस मजबूरी में इशू किया जाता है जब आपको आवाम से इन्वेस्टमेंट चाहिए होती है और आप बैंक की तरफ नहीं जाना चाह रहे होते। तो कई कंपनियां ऐसी हैं जिन्होंने सारी जिंदगी हो गई प्रोस्पेक्टस इशू ही नहीं किया, और कई कंपनियां ऐसी हैं जिन्होंने आते साथ ही प्रोस्पेक्टस इशू कर दिया। अब अगर एक नोन ग्रुप हो ना, फर्ज करें एक ग्रुप है, बड़ा नोन है, एंग्रो ग्रुप है जी, सितारा ग्रुप है, इनकी नई कंपनी आएगी, आते ही प्रोस्पेक्टस इशू कर देगी। आवाम को पता होगा यार अच्छा ग्रुप है, इसमें इन्वेस्ट कर देते हैं। और अक्सर जो अननोन कंपनियां होती हैं वो अपने फंड से चलती रहती हैं, कभी बहुत फ्यूचर में जाके प्रोस्पेक्टस इशू करती हैं, ना भी करें तो वो चलती रहती हैं। इवन बड़े बड़े नाम, हबीब बैंक ने कुछ अरसे पहले पहली दफा प्रोस्पेक्टस इशू किया। कब से चला आ रहा है, बचपन से आप देखते आ रहे हैं कि एक बच्चा कहता है हमारा बैंक, मेरा भी तो है, हबीब बैंक है ना वो। कौन सा इश्तेहार? हबीब बैंक सबका बैंक। हबीब बैंक है या कोई और बैंक है? चले, शायद मतलब मैं थोड़ा ज्यादा पुराना हूं तो मुझे वो ऐड याद है। आप लोग शायद नए लोग हैं या शायद आप लोग जो है वो पाकिस्तानी एड्स नहीं देखते जी। ले जी, तो प्रोस्पेक्टस कब इशू होगा पता नहीं। कितना मजे का जवाब है। आप सही के पूछे कब प्रोस्पेक्टस इशू होगा, कहेंगे जी मुझे तो नहीं पता, कंपनी से पूछे। शुरू में भी कर सकती है, दरमियान में भी कर सकती है, आगे जाके भी कर सकती है, कभी भी कर सकती है। तो इसका जब कोई टाइम लाइन ही नहीं है तो हम क्यों जिम्मेदारी लें उसकी? तो कोई टाइम लाइन नहीं है, डिपेंड्स अपॉन नीड ऑफ द कंपनी, वो कभी भी प्रोस्पेक्टस इशू कर सकती है। डन। अब सवाल ये कि प्रोस्पेक्टस अप्रूव कैसे होगा
होगा, किससे करवाएंगे? इट इज एससीसीपी, जिसके पास आप प्रोस्पेक्टस भेजते हैं अप्रूवल के लिए। आप एससीसीपी को अपना प्रोस्पेक्टस बना के भेजते हैं, उस प्रोस्पेक्टस को वो देखता है, उसके कंटेंट्स देखता है, आपने किस तरह से लोगों से पैसे मांगे, अपना प्रोजेक्ट कैसे बताया है, और वो सारे रूल्स एंड रेगुलेशन देखने के बाद एससीसीपी आपको अप्रूवल दे देता है। जब एससीसीपी अप्रूवल दे देता है तो अप्रूवल के बाद 21 दिन का थोड़ा सा कूलिंग ऑफ टाइम आपको गुजारना होता है। आप अप्रूवल के अगले 21 दिन में किसी भी टाइम पे उसको पब्लिश नहीं कर सकते, आपको अप्रूवल के बाद कम से कम 21 दिन का वेट करना पड़ता है। फिर एक और मसला भी है, ये जो प्रोस्पेक्टस है ये 60 दिन तक जिंदा रहता है, यानी जैसे ही एससीसीपी ने अप्रूव करके आपके हवाले किया, ये अप्रूवल 60 दिन तक वैलिड है। ऑल्दो जरूरत पड़ने पे आप उसको एक्सटेंड कर सकते हैं, अगर आप एससीसीपी को कुछ इंपॉर्टेंट रीजंस दे दें तो एससीसीपी उसको एक्सटेंड कर सकती है, मगर वो तो स्पेशल केस हो गया ना, इग्नोर कर देते हैं। तो प्रोस्पेक्टस अप्रूव हो जाएगा तो 21 दिन तक तो आप पब्लिश नहीं कर सकते उसे, और 60 दिन के बाद वैसे ही फौत हो जाएगा बेचारा। तो इसका मतलब क्या हुआ? दो टाइमलाइन, एक है अप्रूवल ऑफ प्रोस्पेक्टस और एक है पब्लिकेशन ऑफ प्रोस्पेक्टस। पब्लिकेशन इज जिस दिन अखबार में आ गया, अप्रूवल इज जिस दिन एससीसीपी ने अप्रूव कर दिया। इन दो डेट्स में मिनिमम डिफरेंस 21 डेज होना चाहिए, याद रहेगा। आईकैप कई दफा सिनेरियो सा बना देता है कि कंपनी ने इस डेट पे अप्रूवल की, इस डेट पे पब्लिकेशन की, तो आपने ध्यान रखना है दोनों तारीखों में कम से कम फासला होना चाहिए 21 दिन का, और 60 डेज से बड़ा फासला भी नहीं होना चाहिए। तो शायद मैं आसान अल्फाज में कह सकता हूं कि एक कंपनी अप्रूवल के 21 से 60 डेज के बिटवीन प्रोस्पेक्टस पब्लिश कर सकती है। काश मेरे पास यहां अच्छा स्टाइलस होता, लेकिन मैं फिर भी कोशिश करूं, शायद मैं ये डायग्राम बना सकूं। ये डेट 0 है, यहां से नहीं बनेगी स्क्रीन, 21 और 60 इस डेट पे अप्रूवल हुई है। ए फॉर अप्रूवल पूरा लिखा तो आपको पता लग जाएगा मेरी राइटिंग, एक तो स्क्रीन पे लिखना भी थोड़ा सा, यहां पे कहीं पे पब्लिश कर सकते हैं आप उसे। ये वाकई जहन में रखना है, पेपर में कंफ्यूज हो जाते हैं लोग। दो डेट्स, अप्रूवल की डेट और पब्लिकेशन की डेट, कम से कम 21 दिन, ज्यादा से ज्यादा 60 दिन। इसका मतलब है ये दरमियान में डेज है जहां दरमियान में कहीं भी आप इसको पब्लिश कर सकते हैं। ये हो गया पहला फेज। आगे जाएंगे तो इसमें मजीद कुछ बात भी देखेंगे। तो यहां तक हमने समझा कि प्रोस्पेक्टस एससीसीपी से अप्रूव होना चाहिए, ये अप्रूवल कम से कम 21 दिन बिफोर पब्लिकेशन होनी चाहिए, यानी कि पब्लिकेशन से कम 21 दिन का फासला होना चाहिए अप्रूवल में, और 60 दिन तक वैलिड है। बढ़ भी सकती है लेकिन फिलहाल हम 60 को ध्यान में रखते हैं। प्रोस्पेक्टस बगैर अप्रूवल के आप नहीं वो कर सकते, और एससीसीपी अप्रूव करते हुए आप पे कोई भी एडिशनल शर्तें लगा सकती है। तो होपफुली आप लोगों को कुछ ना कुछ बात समझ आ गई कि अप्रूवल के 21 से 60 दिनों के अंदर अंदर प्रोस्पेक्टस पब्लिश हो जाना चाहिए। यहां तक बात क्लियर है। अगले स्टेप पे जाते हैं। अगला स्टेप इज कि कहां कहां हमें अप्रूवल नहीं चाहिए, वो कौन कौन सी कंपनियां या वो कौन कौन सा इशू है शेयर्स का जिसके लिए आपको एससीसीपी से अप्रूवल नहीं लेनी पड़ती। वो सिलेक्टेड केसेस हैं। अगर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान सिक्योरिटीज ऑफर करेगा तो उसको अप्रूवल नहीं लेनी। अगर एक प्राइवेट ऑफर होगी, यानी कि एक तो है ना कि आप आम आवाम के पास गए, आज जी पैसे दे दो। कई दफा कंपनियां क्या करती हैं, 2-3 यारों दोस्तों से कहती हैं यार 2-3 करोड़ चाहिए, तुम इन्वेस्ट कर दो, तुम्हें शेयर दे देते हैं। तो इसको हम कहते हैं एक प्राइवेट ऑफर है, ये पब्लिक ऑफर नहीं है। पब्लिक मतलब आप आम आवाम के पास गए अखबार में, तो अगर प्राइवेट ऑफर दे रहे हैं तो फिर आपको ये इस तरह से नहीं चाहिए। फिर सब्सिडरी के शेयर आप होल्डिंग कंपनी जो है वो डिविडेंड के तौर पे दे रही है, हमने क्या शेयर इशू करने के लिए आपको प्रोस्पेक्टस चाहिए, तो कई दफा आप अपनी ही सब्सिडरी के शेयर जब उठा के अपने मेंबर्स को डिविडेंड के तौर पे बांट रहे होते हैं, याद है थोड़ी देर पहले ये बात हुई थी, तो वहां आपको अप्रूवल नहीं चाहिए। और जब इश्यूअर कभी भी अपने, इश्यूअर मतलब जो शेयर इशू कर रहा है, अपने मेंबर्स को या एम्प्लॉइज को या मेंबर्स ऑफ द फैमिलीज ऑफ एनी सच मेंबर और एम्प्लॉइज, अपने मेंबर्स या एम्प्लॉइज या उनके फैमिली वालों को अगर शेयर इशू कर रहे हैं तो इसका मतलब ये भी एक लोकल इशुएंस है, इसके लिए आपको प्रोस्पेक्टस नहीं चाहिए। एंड फाइनली अगर आप बोनस शेयर्स के तौर पे शेयर ऑफर कर रहे हैं, आपको पता है बोनस शेयर्स क्या होते हैं, अपने ही मेंबर्स को आप अपने ही शेयर्स ऑफर कर रहे होते हैं, इन सारे केसेस में आपको एससीसीपी के अप्रूवल की कोई जरूरत नहीं है। आप डॉक्यूमेंट, कई दफा प्रोस्पेक्टस पब्लिक डॉक्यूमेंट होता है, कई दफा एक ऑफर फॉर सेल डॉक्यूमेंट होता है जो बहुत ज्यादा पब्लिक डॉक्यूमेंट नहीं होता, आप उसको भी यूज कर लेते हैं। तो दीज आर द सिलेक्टेड केसेस जिसको आपने क्रैम कर लेना है कि इन केसेस में अप्रूवल रिक्वायर्ड नहीं है।
याद रहेगा। प्रोस्पेक्टस की अवेलेबिलिटी। अब प्रोस्पेक्टस आपने कहां कहां अवेलेबल करना है? हम ये कहते हैं कि पहले तो प्रोस्पेक्टस कम से कम एक उर्दू और एक इंग्लिश डेली न्यूज़पेपर में आना चाहिए, या फुल टेक्स्ट में हो या एब्रिज फॉर्म हो। एब्रिज प्रोस्पेक्टस होता है जिसमें आप एक फुल प्रोस्पेक्टस का एक स्मार्ट वर्जन अप्रूव करवा लेते हैं। उससे होता ही है कि फुल प्रोस्पेक्टस इतना बड़ा होता है कि आप अखबार में दें तो वो तो अखबार पे 4 सफेद पे तो आपका ही प्रोस्पेक्टस आता रहेगा। तो फिर आप एक समराइज वर्जन अप्रूव करवा लेते हैं। जब एसईसी पे अप्रूव कर देता है तो आप फुल फॉर्म के बजाय स्मार्ट फॉर्म दे सकते हैं। लेकिन वेबसाइट पे आपको हमेशा अपना पूरा प्रोस्पेक्टस रखना होगा, क्योंकि वहां ये कैद नहीं है कि आपको बहुत ज्यादा पैसा पड़ रहा हो। तो वेबसाइट पे आप फुल फ्लेज फॉर्म में अपना प्रोस्पेक्टस रखेंगे, और न्यूज़पेपर में एक उर्दू और एक इंग्लिश अखबार में कम से कम आपका ये प्रोस्पेक्टस नजर आना चाहिए। इन जगहों के अलावा सफिशिएंट नंबर ऑफ कॉपीज, सफिशिएंट कॉपीज जगह जगह अवेलेबल होनी चाहिए। यानी कि ईश्वर के रजिस्टर ऑफिस में भी बहुत सारे प्रोस्पेक्टस रखे हुए हों, जितनी भी सिक्योरिटीज एक्सचेंज ऑफ द कंट्री हैं। अब ये जुमला थोड़ा सा रिप्लेस हो जाएगा। अब पाकिस्तान की जितनी भी स्टॉक एक्सचेंजेस हैं वो मर्ज हो चुकी हैं, और अब नाम होता है पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज। थोड़ा सा आगे जाके हम इसको सिक्योरिटीज एक्सचेंज की तरफ ले जाएंगे, तो आप समझ लें कि पाकिस्तान में जितनी भी स्टॉक एक्सचेंजेस हैं, ये पुरानी बात है, और नई बात ये है कि अब एक ही स्टॉक एक्सचेंज है। तो जो स्टॉक एक्सचेंज है आपने उसके पास रखवाना है, बैंकर टू द इशू के पास, वो बैंक जो लोगों से एप्लीकेशंस कलेक्ट कर रहा है उसके पास भी रखवा देना है। शेयर रजिस्ट्रार जो आपके शेयर्स को डील कर रहा है उसके पास, वो बैलेटर जो बैलेटिंग करेगा अगर ओवर सब्सक्रिप्शन हो गई, वो क्रेडिट रेटिंग एजेंसी जिसने आपको क्रेडिट रेट किया, जिसने आपकी कंपनी को एक रेटिंग दी है कि ये कंपनी इस तरह की है, आप उसके पास भी रखवा देंगे। प्रोस्पेक्टस, अब यहां भी बुलेट गलत है, प्रोस्पेक्टस और सब्सक्रिप्शन फॉर्म आपकी वेबसाइट पे भी आ जानी चाहिए फुल फ्लैज, और वहां पे डिस्प्ले रहनी चाहिए जब तक कि सब्सक्रिप्शन चल रही है। तो इसका मतलब आप ये सारी जगह पे ये सारी चीजें ले आएंगे। अब इसमें इंपॉर्टेंट चीज ये है कि सब्सक्रिप्शन किसे कहते हैं। अप्रूवल समझ आ गया, पब्लिश करना समझ आ गया। जब आप पब्लिश करेंगे, लोग उसे पढ़ेंगे, तो उसमें लिखा होगा भाई साहब फलाना तारीख को आओ इस बैंक के पास, एप्लीकेशन दो, पैसे जमा कराओ, अगर तुम्हारा नाम निकल आया कुरानदाजी में तो तुम्हें शेयर मिल जाएंगे। यानी कि आप एक सब्सक्रिप्शन का प्रोसेस चलाते हैं। सब्सक्रिप्शन कहते हैं शेयर में अप्लाई करने का प्रोसेस। तो ऐसे में नॉर्मली क्या होता है, कुछ बैंकों से आपका राब्ता होता है, वो बैंकर टू द इश्यू होते हैं। तो हो सकता है कंपनी कहेगी जी इस संडे को या फलाना दिन आने वाले संडे को हबीब बैंक की सारी ब्रांचेस प्रोस्पेक्टस की एप्लीकेशन वसूल करेंगी। तो उन ब्रांचेस में प्रोस्पेक्टस भी पड़ा होना चाहिए, फॉर्म भी पड़ा होना चाहिए, लोग आके फॉर्म फिल करेंगे, अपने अपने पैसे बैंक को जमा कराएंगे, और उनकी तरफ से एप्लीकेशन कंपनी तक पहुंच जाएगी। अगर ज्यादा लोगों की एप्लीकेशन आ गई तो फिर बैलेटर से कुरानदाजी होगी, अगर कम की आई तो फिर एक अंडर राइटिंग का कॉन्सेप्ट होता है जिसमें एक अंडर राइटर आ जाता है और वो जितना गैप होता है वो परचेस कर लेता है और आप उसको उतने शेयर्स दे देते हैं। तो ऐसे में ये प्रोसेस है जिसमें लोग आएंगे बैंकों में पैसे जमा कराएंगे, इस प्रोसेस को कहते हैं पब्लिक सब्सक्रिप्शन। तो एक है डेट ऑफ पब्लिकेशन ऑफ प्रोस्पेक्टस और एक है डेट ऑफ पब्लिक सब्सक्रिप्शन। अब इन दो डेट्स में कितना फर्क होना चाहिए, हमें फिर एक डायग्राम बनानी पड़ेगी, आपको फिर मेरी गंदी राइटिंग से गुजरना पड़ेगा, और नॉर्मल इतनी गंदी है तो स्क्रीन पे उंगली की मदद से जो है चलें जी, अब बर्दाश्त करना पड़ेगा आपको। ये हुई पब्लिकेशन डेट 0 पे, इसके कम से कम 7 डेज और ज्यादा से ज्यादा 30 डेज में कहीं ना कहीं सब्सक्रिप्शन हो सकती है। जिस दिन पब्लिश हुआ प्रोस्पेक्टस उससे मिनिमम 7 डेज, मैक्सिमम 30 डेज। मतलब ऐसा नहीं है, देखिए पब्लिश का मतलब अखबार में आ गया, अखबार में आया और कहा कल आ जाओ, नहीं आए तो गए, ऐसा थोड़ी होगा। इतना कम डेडलाइन थोड़ी देंगे, कम से कम 7 दिन बाद की कोई तारीख बताएंगे। और ऐसा भी नहीं होगा कि अखबार में इश्तिहार आ गया कि 4 महीने बाद आके बैंक में एप्लीकेशन जमा करा दो, किसको याद रहना है। तो इसकी मिनिमम और मैक्सिमम डेडलाइन है 7 डेज, 30 डेज। इसका मतलब है 3 डेट्स है और 2 तरह की टाइमलाइन है, और आईकैप हमेशा इसमें खेलता है। अक्सर 2-3 अटेम्प्ट्स बाद वो एक ट्रिकी सा सवाल बनाता है और लोग कहते हैं जी अजीब सी डेटें थी, समझ ही नहीं आई। एक तो किताब में लिखा हुआ भी इस तरीके से है कि बंदा कंफ्यूज हो जाता है। आपने जहन में रखना है, स्टेप 1 सबसे पहली डेट है डेट ऑफ अप्रूवल। डेट ऑफ अप्रूवल से कम 21 दिन के बाद और ज्यादा से ज्यादा 60 दिनों के दरमियान में कहीं ना कहीं आप करेंगे पब्लिश। जब पब्लिश कर देंगे तो मुझे नहीं पता वो 24वां दिन है या 58वां दिन है, वॉट एवर दैट डे, उस डे को मैं दोबारा से 0 काउंट करूंगा। पब्लिश हो गया, मैं इस डायग्राम पे आ जाऊंगा। अब पब्लिकेशन डेट हो गई है 0,
चाहे वो 24वां दिन था, चाहे वो 58वां दिन है, अब उसको इग्नोर कर दें, पिछली कहानी से बाहर निकल आए। अब डेट ऑफ पब्लिकेशन है 0, यहां से कम 7 दिन बाद और ज्यादा से ज्यादा 30 दिनों के अंदर अंदर मुझे सब्सक्रिप्शन करवानी है। अगर फिर भी बाद में कभी कंफ्यूजन हो तो आपने ये फेसबुक वाली रिकॉर्डिंग को जाके दोबारा से प्ले करके सारी बातें सुननी है, होपफुली आपको ये सारी बात समझ आ जाएगी। तो ये 3 तारीखें हैं और 2 तरह की टाइमलाइन है, तीनों के दरमियान आपको डिफरेंस होना चाहिए। यानी कि अगर हम देखें तो ये पिछली डायग्राम थी, अप्रूवल 0 डेट थी जब एससीसीपी ने बताया, आपने 21 से 60 दिनों के दरमियान कहीं ना कहीं उसको कर दिया पब्लिश। पब्लिश पे अब एक नई तारीख शुरू हो गई। पब्लिश जो भी डेट है उसको मैं काउंट करूंगा डेट 0, और उस डेट 0 से 7 से 30 डेज के अंदर अंदर सब्सक्रिप्शन, यानी कि जो लोग आके जमा कराएंगे। अब सवाल ये है कि सब्सक्रिप्शन कितने दिनों पे मुहित होनी चाहिए। प्रैक्टिकली 1 या 2 दिन से ज्यादा नहीं होती, मगर लॉ ने कोई टाइम नहीं डिफाइन किया। 7 से 30 दिनों में बहुत सारे दिन भी आप रख सकते हैं, लेकिन जो दिन स्टार्ट हो रहे हैं वो 7 से पीछे स्टार्ट नहीं होने चाहिए, और जो दिन खत्म हो रहे हैं वो 30 से आगे नहीं जाने चाहिए। 2 दिन, 3 दिन, 5 दिन, 1 दिन, कुछ भी हो सकता है। क्या ये सारी टाइमलाइन समझ आ रही है? क्योंकि इंपॉर्टेंट चैप्टर है इसलिए हम थोड़ा सा ध्यान से, छोटा चैप्टर मगर इंपॉर्टेंट चैप्टर। ये सारी बात समझ आ गई, आगे चलते हैं। एक्सपर्ट, प्रोस्पेक्टस में आपको एक्सपर्ट की जरूरत पड़ती है। प्रोस्पेक्टस में आप लोगों को बुला रहे हैं और कह रहे हैं आओ हमारी कंपनी में इन्वेस्ट करो, बड़ी कमाल कंपनी है। तो ऐसे में आप कहेंगे हमारे कंपनी के एसेट्स बेहतरीन है, हमारे प्रॉफिट्स बड़े अच्छे हैं, हमारे लीगल केसेस ही कोई नहीं है। अब कंपनी के डायरेक्टर तो जो मर्जी बोल देंगे प्रोस्पेक्टस में, कैसे एतबार करें हम? तो फिर क्या होता है, प्रोस्पेक्टस के साथ आप कुछ एक्सपर्ट्स की रिपोर्ट लगाते हैं। फॉर एग्जांपल ऑडिटर की रिपोर्ट लगा देंगे जो कहेगा वाकई इतना ही प्रॉफिट है। फॉर एग्जांपल वैल्यूअर की रिपोर्ट लगा देंगे जो कहेगा वाकई एसेट्स की इतनी वैल्यू है। फॉर एग्जांपल लीगल एडवाइजर की रिपोर्ट जो कहेगा हाँ जी मैंने चेक किया, इनकी लीगल केसेस 10 मिलियन से ज्यादा के नहीं है। तो फिर प्रोस्पेक्टस में ऑथेंटिसिटी बढ़ाने के लिए आप उसके साथ कुछ एक्सपर्ट्स की रिपोर्ट लगा देते हैं। ये एक्सपर्ट्स के बारे में कुछ रूल बताए हैं लॉ ने। वो कहता है कि जो ये एक्सपर्ट है, एक तो ये इसमें बैंक, सिक्योरिटी एडवाइजर, इंजीनियर, फलाना फलाना, इस तरह के सारे वो लोग जो कि स्पेशलिस्ट हैं अपनी फील्ड के, वो होने चाहिए। और उनकी तरफ से एक अथॉरिटी होनी चाहिए कि उनकी स्टेटमेंट प्रोस्पेक्टस में आ सके। अब जिस भी एक्सपर्ट को हमने यूज किया उसका इंडिपेंडेंट होना जरूरी है, उसका कंपनी के प्रोमोटर से ताल्लुक ना हो। याद है 10 प्रोमोटर जिन्होंने मिलकर कंपनी बनानी थी, उनमें से 4-5 बेचारों को पैसे नहीं मिले थे और 4-5 ने कंपनी बना ली थी। तो जो बकाया 4-5 हैं वो कहीं ना कहीं ताल्लुक दोस्ती वाले तो थे, उनमें से भी कोई नहीं होना चाहिए एक्सपर्ट कहीं से भी कंपनी से किसी भी तरह से सिंक कनेक्टेड नहीं होना चाहिए। ये एक इंडिपेंडेंट बंदा होना चाहिए, नहीं तो इसके झूठ बोलने के चांसेस थोड़े से बढ़ जाएंगे। तो ये इंडिपेंडेंट होना चाहिए। देन जिस भी प्रोस्पेक्टस में एक एक्सपर्ट की स्टेटमेंट आ रही है, एक्सपर्ट से पहले कॉन्सेंट लेनी होगी। एक एक्सपर्ट के पास गए, आपने कहा हमारी बिल्डिंग वैल्यू कर दो, उसने जनाब जनवरी 2019 में आपकी बिल्डिंग्स वैल्यू कर दी और कहा आज इन बिल्डिंग्स की वर्थ है 25 करोड़। आप बड़े खुश हो गए। नवंबर में प्रोस्पेक्टस इश्यू करना था, नवंबर तक पता नहीं जमीन प्रॉपर्टी की वैल्यू कहां से कहां चली गई। आपने जनाब उस प्रोस्पेक्टस के साथ उस एक्सपर्ट की रिपोर्ट लगा दी कि इन साहब का मानना है कि ये 25 करोड़ की बिल्डिंग्स है। उसके साथ तो जुल्म हो गया। लॉ कहता है ये वाला काम नहीं होगा। जब भी किसी प्रोस्पेक्टस में किसी एक्सपर्ट की स्टेटमेंट होगी तो उस एक्सपर्ट से मर्जी लेनी होगी एट द टाइम ऑफ पब्लिकेशन कि तुम्हारी वो स्टेटमेंट क्या तुम मानते हो अभी तक वैलिड है, और वैलिड है तो हम उसको पब्लिकली अनाउंस करने लगे हैं। अगर वो कहते नहीं जी मैं विड्रॉ करना चाहता हूं अपनी स्टेटमेंट, तो फिर उससे पूछे बगैर उसकी स्टेटमेंट शेयर नहीं कर सकते। अगर किया तो कंपनी को फिर जुर्माने होंगे। तो प्रोस्पेक्टस में एक्सपर्ट की स्टेटमेंट आने के पीछे 2 शर्तें पूरी होनी चाहिए। नंबर 1 उसकी कॉन्सेंट हमने ले ली हो, और नंबर 2 हमने प्रोस्पेक्टस में इस चीज का जिक्र किया हो कि इस पे एक्सपर्ट ने जो स्टेटमेंट दी है उसने कॉन्सेंट दी है और अभी तक उसने विड्रॉ नहीं की है अपनी कॉन्सेंट। लैंग्वेज थोड़ी मुश्किल है लेकिन बात कुछ इस तरह की है कि आप उसकी कॉन्सेंट भी लेंगे और प्रोस्पेक्टस में बताएंगे भी कि हमने उसकी कॉन्सेंट ले ली है और वो अभी भी मुतमईन है उसने अपनी कॉन्सेंट विड्रॉ नहीं की। डन। देन इसमें हमें कॉन्सेप्ट पे जाते हैं लायबिलिटी कि प्रोस्पेक्टस के अगेंस्ट कोई लायबिलिटी है। प्रोस्पेक्टस में झूठ बोलने के अगेंस्ट आपको दोनों तरह की लायबिलिटी पड़ेगी, सिविल ऑफेंस भी और क्रिमिनल ऑफेंस भी। सिविल ऑफेंस आप जानते हैं, आप लोग माशाल्लाह लीगल सिस्टम पढ़ के बैठे हुए हैं। सिविल ऑफेंसेस इंसानों के आपस के मामलात, एक दूसरे के ऊपर जुर्माना या एक दूसरे का कोई नुकसान हर्जाना अदा करेंगे। और क्रिमिनल मामलात हैं स्टेट के लोगों के साथ कि अगर आपने कोई ऐसा जुर्म किया है जो गवर्नमेंट की नजर में एक ऐसा जुर्म है जिसपे गवर्नमेंट सजा दे, तो फिर क्रिमिनल और सिविल ऑफेंस। प्रोस्पेक्टस में झूठ बोलना क्रिमिनल ऑफेंस भी है और सिविल ऑफेंस भी है।
यानी कि जिस इंसान का आपके उस झूठ की वजह से नुकसान हुआ है, उसने आपका झूठ देखा, कंपनी में इन्वेस्ट कर दिया, उसका करोड़ों रुपया डूब गया, उसको आके साबित करना होगा कि उसका कितना अमाउंट डूबी और किस बंदे की झूठ की वजह से। फिर जो झूठा शख्स है वो उस शख्स से पर्सनल कैपेसिटी में कंपनसेशन का दावा कर सकता है, और वो शख्स जिसने झूठ इंफॉर्मेशन दी थी, हर वो शख्स जिसने वो झूठ बोला था, वो लायबल होगा उस बंदे को कंपनसेट करने के लिए जिसके साथ धोखा हुआ है। ये तो हो गया सिविल। गवर्नमेंट किसी के साथ नुकसान हो या ना हो, उन तमाम झूठों को जिन्होंने प्रोस्पेक्टस में झूठ बोला है उनको सजा देगी और उनके ऊपर जुर्माना कर सकती है। गवर्नमेंट कितना जुर्माना करेगी, क्या सजा देगी, अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारे सिलेबस में नहीं है, मगर ये बात हमारे सिलेबस में है कि गवर्नमेंट सजा दे सकती है। तो प्रोस्पेक्टस में झूठ बोलना क्रिमिनल ऑफेंस भी और सिविल ऑफेंस भी। सिविल में इंसान पकड़ेंगे, क्रिमिनल में गवर्नमेंट पकड़ेगी, और गवर्नमेंट जो है वो आपसे वो सारे जुर्माने ले रही होगी। तो सिविल और क्रिमिनल ऑफेंस आप लोगों को अच्छी तरह से क्लियर है, ये बड़ी अच्छी बात है। सारी लाइंस को अभी तक हमने जो डेट्स वाली बातें देखी हैं वो क्या है, प्रोस्पेक्टस 60 दिन तक वैलिड होता है, एक रूल। यानी इस चैप्टर से आईकैप एक न्यूमेरिकल टाइप का बना सकता है कि वो आपको एक सिचुएशन दे दे कि इस डेट को प्रोस्पेक्टस इश्यू हुआ है, बताओ अब क्या क्या होगा। प्रोस्पेक्टस की लाइफ है 60 दिन। प्रोस्पेक्टस को पब्लिश होने से कम 21 दिन पहले आपने अप्रूवल के लिए भेज देना होता है, और जब आपको अप्रूवल मिल जाए तो उसके 60 दिनों में आप कहीं पे भी उसको पब्लिश कर सकते हैं। और जब आप पब्लिश करेंगे तो उसके बाद कमेंसमेंट के दरमियान 7 दिन और 30 दिन। मैं थोड़ा सा इसको बताता हूं, ये 3 बातें। सबसे पहले अप्रूवल एसईसीपी से, फिर पब्लिकेशन न्यूज़पेपर में, और फिर सब्सक्रिप्शन डेज, यानी कि जो एप्लीकेशन की आपने तारीखें रखी हैं। अब जरा ये टाइमलाइन समझनी है, बड़ी मजेदार सी टाइमलाइन है। मैं ऊपर वाले पॉइंट्स को बीच में ऐड करता जाता हूं। अप्रूवल और पब्लिकेशन के दरमियान, याद हमने कहा था अखबार में इश्तिहार देने से कम 21 दिन पहले आपने अप्रूवल ले लेनी है, तो एटलीस्ट 21 डेज का टाइम है इन 2 डेट्स के दरमियान। अप्रूवल और पब्लिकेशन में कम 21 दिन का आपको गैप रखना होगा। जिस दिन आप पब्लिकेशन प्लान कर रहे हैं उससे कम 21 दिन से पीछे आपको एससीसीपी को अप्रूवल के लिए अप्लाई करना होगा। और जब आपको अप्रूवल मिल जाए तो उसमें और पब्लिकेशन में मैक्सिमम कितने दिन होने चाहिए, 60 दिन। तो एट मोस्ट 60 डेज होने चाहिए। अब इन 2 डेट्स की बात करते हैं। जिस दिन अखबार में पब्लिश हो उस दिन और जिस दिन लोगों ने अप्लाई करना है उसमें कम से कम 7 दिन का आपको गैप देना होगा। ऐसा नहीं होगा कि अखबार में आज इश्तिहार आया कि हमारी बड़ी तूफानी कंपनी है, आज हमारी कंपनी में इन्वेस्ट करो, और लिखा हुआ हो कि जो कल आएगा बस उसकी एप्लीकेशन एक्सेप्ट होगी, बाकियों की एक्सेप्ट नहीं होगी। ऐसा नहीं करना। आपने अखबार में जब इश्तिहार देना है तो कम से कम 7 दिन बाद की तारीख देनी है कि इस दिन आके आप अप्लाई कर सकते हैं। तो कम से कम 7 दिन का गैप होना चाहिए। अच्छा, अब कम से कम 7 दिन का ये मतलब नहीं कि लामुतनाही तरीके से आप आगे चले जाएं। अगर आपने अखबार में इश्तिहार दिया और उसमें ये कह दिया कि अभी हम प्रोस्पेक्टस इशू कर रहे हैं, जिसने अप्लाई करना है 4.5 महीने बाद अप्लाई कर देना, तो किसको याद रहेगा 4.5 महीने बाद। तो प्रोस्पेक्टस में इतना इमरजेंसी भी नहीं मचानी कि आप अगले 7 दिन का टाइम दे दें, और इतना सुकून भी नहीं करना कि उसको 2-3 महीने आगे फेंक दें। कम से कम गैप 7 दिन का होना चाहिए और ज्यादा से ज्यादा गैप 30 दिन का होना चाहिए। अगर आप गौर से देखें तो हमने 3 तारीखें पढ़ी, अप्रूवल, पब्लिकेशन, सब्सक्रिप्शन। अप्रूवल से पब्लिकेशन के दरमियान कम से कम 21 दिन और ज्यादा से ज्यादा 60 दिन। पब्लिकेशन और सब्सक्रिप्शन के दरमियान कम से कम 7 दिन और ज्यादा से ज्यादा 30 दिन। अब ऊपर लिखी अंग्रेजी पढ़ते हैं।
It shall be published in newspaper at least 7 days and at most 30 days before the commencement of public subscription. पब्लिक सब्सक्रिप्शन शुरू होने से पहले, वो जो आपने दिन डिसाइड किए हुए हैं, उससे पहले कम से कम 7 दिन और ज्यादा से ज्यादा 30 दिन हो सकते हैं। देन SCCP को जो कॉपी हमने जमा करानी है अप्रूवल के लिए एटलीस्ट 21 डेज बिफोर द डेट ऑफ पब्लिकेशन। पब्लिकेशन से कम 21 दिन पहले आपने कॉपी जमा करानी है, और जब वो अप्रूव हो जाएगा तो वो वैलिड कितने अरसे के लिए होगा? 60 दिन। अप्रूवल से लेके 60 दिन तक वो वैलिड होगा। 60 दिन के अंदर अंदर आपने उसको पब्लिश करना है अखबार में। तो ये प्रोस्पेक्टस से रिलेटेड ये टाइमलाइंस हैं जो हम इसको समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो अब 60 दिन में 30 दिन काउंट होंगे? नहीं, पहले यहां से कहानी आगे जाएगी फिर आगे जाएगी। मैं काम करता हूं, मैं इसको डेट्स के हिसाब से आपको दोबारा बताता हूं। मैं अगली स्क्रीन पे जा रहा हूं। एक है डेट ऑफ अप्रूवल। फर्स्ट करें डेट ऑफ अप्रूवल है 0। आज हम डेट 0 पे हैं, हमने आज अप्रूव करवाया। कम से कम 21 दिन और ज्यादा से ज्यादा 60 दिन। शुरू वाले में, शुरू के 21 दिन में हम इसको पब्लिश नहीं कर सकते। हमें डेट ऑफ अप्रूवल से कम 21 दिन बाद जाना होगा, और बहुत आगे भी नहीं जा सकते हम, 60 दिन से ज्यादा आगे भी नहीं जा सकते। इस वक्त इन डेट्स के दरमियान कहीं हमें उसे पब्लिश करना होगा। वो 22 तारीख भी हो सकती है, 60वीं तारीख भी हो सकती है, 45 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। डे 0 से आगे कम से कम 21 दिन बाद, और 60 दिन से आप आगे भी नहीं जा सकते। तो आपने इन दो डेट्स के दरमियान कहीं ना कहीं अखबार में पब्लिश करना है। जिस दिन आपने अखबार में पब्लिश किया, फर्ज करें मैं उसे मानूं वो नई डेट 0 है, जिस दिन आपने अखबार में पब्लिश किया है उसके कम से कम 7 दिन और ज्यादा से ज्यादा 30 दिन के अंदर अंदर आपने पब्लिक सब्सक्रिप्शन के लिए लोगों को बुला लेना है। सात दिन से कम नहीं होना चाहिए ये गैप, 30 दिन से ऊपर नहीं होना चाहिए ये गैप। तो ये 3 अलग अलग तारीखें हैं जो कि हमारे जहन में होनी चाहिए। डेट ऑफ अप्रूवल, डेट ऑफ पब्लिकेशन अखबार में, और डेट ऑफ सब्सक्रिप्शन जब लोग आके अप्लाई कर रहे हैं। डेट ऑफ अप्रूवल और पब्लिकेशन का 21 दिन का कम से कम फासला और 60 दिन का ज्यादा से ज्यादा। तो जिस डेट पे मैं यहाँ खड़ा हूँ मैं 21 से 60 दिन के दरमियान का कोई टाइम रखूंगा, और जब पब्लिश हो जाएगा तो पब्लिश होके तो मैं उसमें जो लोगों को एप्लीकेशन देने का टाइम दूंगा वो कम से कम 7 दिन और ज्यादा से ज्यादा 30 दिन। प्रोस्पेक्टस में जो सबसे टेक्निकल चीज है वो यही डेज की कैलकुलेशन है। ऐसे में तारीखों के साथ एग्जांपल देता हूं, तारीख पे तारीख। फर्ज करें आपका अप्रूवल हो गया 1 जनवरी 2019 को। फर्ज करें इस दिन अप्रूव हो गया, कम से कम 21 दिन बाद और ज्यादा से ज्यादा 60 दिन, यानी कि 22 जनवरी से लेके 2 मार्च तक, इस दौरान आप कोई भी दिन डिसाइड कर सकते हैं कि इस दिन हम अखबार में इश्तिहार देंगे। फर्ज करें आपने अखबार में इश्तिहार दे दिया, इन तारीखों के दरमियान आप देंगे 22 जनवरी से 2 मार्च। आपने अखबार में इश्तिहार दे दिया फर्ज करें 1 फरवरी को। अब 1 फरवरी से एक नई टाइमलाइन शुरू होगी, इस दिन आपने पब्लिश कर दिया, इस दिन आपने अप्रूवल करवाई थी। 1 फरवरी से अब आगे 7 से 30 दिनों के अंदर अंदर आप पब्लिक को बुला रहे होंगे सब्सक्रिप्शन के लिए। 1 फरवरी से 7 दिन बाद 8 फरवरी बन जाएगी, और 30 दिन का मतलब यहाँ पे होगा
अगेन 1 मार्च। अब आपने जो सब्सक्रिप्शन डेट डिसाइड करनी है वो इन दो के दरमियान है। फर्स्ट करें आपने 15 फरवरी डिसाइड कर ली, कहानी खत्म हुई। तो दिस इज द टाइमलाइन। 3 डेट है, डेट ऑफ अप्रूवल जब एससीसीपी से हम अप्रूवल ले रहे हैं, डेट ऑफ पब्लिकेशन जब अखबार में इश्तिहार आ रहा है, और डेट ऑफ सब्सक्रिप्शन जब लोग आके अप्लाई कर सकते हैं, उनको जो तारीख बतानी है। तो डेट ऑफ अप्रूवल से कम 21 से 60 दिनों के दरमियान पब्लिकेशन की डेट आएगी। पब्लिकेशन के 7 से 30 दिनों के दरमियान पब्लिक सब्सक्रिप्शन आएगी। और इसको मैंने ब्लू से अलग से डेट्स के साथ आपको बता दिया, येलो और व्हाइट से आपको एक प्रोसेस बता दिया। और यही प्रोसेस यूं अगर मुश्किल लग रहा है तो दूसरी तरफ मैंने आपको इस तरह से भी दिखा दिया है कि अप्रूवल की डेट, पब्लिकेशन की डेट और सब्सक्रिप्शन डेट, पहली 2 डेट्स के दरमियान फासला कम से कम 21 दिन और ज्यादा 60 दिन होना चाहिए, उससे अगली डेट आ जाएगी। अब जब ये डेट आ गई, कंफर्म हो गई, उसके बाद आपने इस डेट और अगली डेट में कम से कम 7 दिन का और ज्यादा से ज्यादा 30 दिन का फासला रखना है। ठीक है जी। हमने पढ़ा था डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, जिस दिन कंपनी मारज़े वजूद में आई थी। इन अदर वर्ड्स, जिस दिन कंपनी रजिस्टर हुई थी, इसको हम कहते हैं डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। फिर एक कॉन्सेप्ट आता है डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। भाई ये जो प्राइवेट कंपनियां होती है ना, ये तो जिस दिन रजिस्टर हुई होती हैं उसी दिन ये अपना बिजनेस शुरू कर सकती हैं। लेकिन पब्लिक कंपनियों को रजिस्टर होते साथ ही काम शुरू करने की इजाजत नहीं होती। पब्लिक कंपनी ने कुछ कंडीशंस फुलफिल करनी होती है। ये जो प्राइवेट कंपनी है, जिस दिन इनकॉर्पोरेट होती है उसी दिन इसकी कार्रवाई शुरू हो जाती है। आपको याद होगा इससे पहले चैप्टर 20 में मैंने आप लोगों से डिस्कशन की थी कि जब भी एक कंपनी इनकॉर्पोरेट होने लगती है तो उसकी कुछ स्टेप्स हैं, और उस स्टेप्स में मैं आखिरी स्टेप गायब कर दिया था कि उसने कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस का सर्टिफिकेट लेना है। मैंने आपको कहा था ये वाली चीज हम थोड़ा सा आगे जाके पढ़ेंगे, अब वो वक्त आ गया। कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस का मतलब है बिजनेस स्टार्ट करना। तो प्राइवेट कंपनी जिस दिन रजिस्टर हो जाती है उसको खुल्लम खुल्ला इजाजत होती है कि ना सिर्फ वो अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकती है, वो अपना बिजनेस भी स्टार्ट कर सकते हैं, प्लस अगर उन्होंने कोई बोरविंग करनी है, लोन वगैरह लेना है या इस तरह का कोई काम है तो वो दोनों काम कर सकते हैं। लेकिन पब्लिक कंपनी जब तक कंडीशंस पूरी नहीं करेगी तब तक उसको इजाजत नहीं मिलेगी। जब वो कंडीशंस पूरी करेगी तो उसको एक सर्टिफिकेट मिलेगा। ये सर्टिफिकेट होगा कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस का। तो पब्लिक कंपनियों को कुछ कंडीशंस पूरी करने के बाद सर्टिफिकेट मिलेगा। प्राइवेट कंपनियां जिस दिन रजिस्टर हुई हैं उसी दिन अपना काम शुरू कर सकती हैं। ये है मोटी मोटी डिस्कशन। अब सवाल ये है कि वो कंडीशंस क्या हैं जो आपने पूरी करनी होंगी, वो कौन कौन सी बातें हैं। अब मेरे लिए बड़ा आसान है, आप लोगों ने शेयर कैपिटल पढ़ लिया, आप लोगों ने प्रोस्पेक्टस का पोर्शन पढ़ लिया है। अब मेरे लिए समझाना थोड़ा सा आसान है। वो कंडीशंस क्या है? नंबर 1, एक तो जो कंपनी के डायरेक्टर्स है ना, उन्होंने फुली कैश पे कर दिया है। जो कंपनी के डायरेक्टर्स हैं, जो कंपनी को स्टार्ट करने वाले हैं, डायरेक्टर्स, सब्सक्राइबर्स, आपको याद है हमने कहा था सब्सक्राइबर्स को 30 दिनों में अपने अपने पैसे देने होंगे, नहीं तो उनका नाम खारिज कर दिया जाएगा लिस्ट में से। तो जितने भी डायरेक्टर्स हैं कंपनी के, उन्होंने पूरा कैश पे कर दिया। होता पता है क्या, कई दफा पब्लिक कंपनी आती हैं, प्रोस्पेक्टस इश्यू करती हैं, लोगों से पैसे लेती हैं और उसके बाद लोगों को पता ही नहीं लगता क्या हो रहा है। तो उसका टोटका ये है कि लॉ ने कह दिया है कि पब्लिक कंपनियों को शुरू में पहले हमसे इजाजत लेनी होगी, हम इजाजत देंगे उन्हें। वो इजाजत कब देंगे? नंबर 1, जब डायरेक्टर ने फुली कैश पे कर दिया। नंबर 2, अब अगेन एक्चुअल तरतीब चेंज हो सकती है, हमने 5 कंडीशंस देखनी है।
नंबर 2, अगर इस कंपनी ने प्रोस्पेक्टस बनाया था तो इसने वो रजिस्ट्रार को जमा करा दिया है। अगर इस कंपनी ने आते साथ ही प्रोस्पेक्टस इशू किया था तो वो इसने रजिस्ट्रार को जमा करा दिया है। और अगर आते साथ ही शेयर इशू ना किए हो, इफ शेयर्स ऑफर्ड, तो जाहिर है इसने प्रोस्पेक्टस बनाया होगा। तो अगर एक कंपनी ने प्रोस्पेक्टस बनाया था तो वो प्रोस्पेक्टस उसने रजिस्ट्रार को जमा करा दिया है। और अगर नहीं बनाया था तो एक और डॉक्यूमेंट होता है, उसको हम कहते हैं SILOP, स्टेटमेंट इन ल्यू ऑफ प्रोस्पेक्टस। जो कंपनियां प्रोस्पेक्टस इशू करती हैं वो प्रोस्पेक्टस जमा कराएंगी रजिस्ट्रार को, और जो प्रोस्पेक्टस नहीं इशू करेंगी आते साथ ही वो एक स्टेटमेंट जमा कराएंगी, स्टेटमेंट इन ल्यू ऑफ। इन ल्यू ऑफ का मतलब होता है कि जगह, इन ल्यू ऑफ, उसके मुतबादिल के तौर पे, उसकी रिप्लेसमेंट में। तो प्रोस्पेक्टस या स्टेटमेंट इन ल्यू ऑफ प्रोस्पेक्टस जमा कराएंगे रजिस्ट्रार को। ये दूसरी कंडीशन है। हम देख ही रहे हैं कि पब्लिक कंपनी को कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस का सर्टिफिकेट कैसे मिलता है। नंबर 1, उन्हें साबित करना होगा कि उनके डायरेक्टर ने पूरा पैसे दे दिए। नंबर 2, प्रोस्पेक्टस या स्टेटमेंट लियो प्रोस्पेक्टस जो बनता है वो इन्होंने जमा कराना है। नंबर 3, एक डिक्लेरेशन देनी है। डिक्लेरेशन, एक बयान देना है, दैट ऑल रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलोड। सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो किए हैं, इस चीज की एक स्टेटमेंट देनी है। स्टेटमेंट इन लियो ऑफ प्रोस्पेक्टस लोगों को इनवाइट नहीं करता। प्रोस्पेक्टस से मिलते जुलते इसमें कंटेंट्स होते हैं, यानी कंपनी का इंट्रोडक्शन, कंपनी के शेयर कैपिटल के बारे में, कंपनी के डायरेक्टर्स के बारे में, और इस तरह की सारी बातें। तो एक डिक्लेरेशन देंगे आप कि आपने सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो कर लिए हैं, डायरेक्टर्स ने पूरा कैश पे कर दिया हो, प्रोस्पेक्टस या स्टेटमेंट इन लियो ऑफ प्रोस्पेक्टस आप रजिस्ट्रार को जमा करा चुके हो, और एक डिक्लेरेशन दे चुके हो कि सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस जो हैं वो प्रॉपर तरीके से कवर हो चुके हैं। एक स्टेटमेंट ऑफ कंप्लायंस कह सकते हैं इसको, एक बयान कि हमने सारे रूल्स फॉलो किए हैं। याद है मेमोरेंडम रजिस्टर कराते वक्त भी हम एक इस तरह की बात कर रहे थे कि हम एक डिक्लेरेशन देंगे। नंबर 4, एक मिनिमम सब्सक्रिप्शन जो लॉ ने डिफाइन की हुई थी, हैव बीन अचीव्ड। मिनिमम सब्सक्रिप्शन होता यह है कि जब आप प्रोस्पेक्टस इशू करते हैं तो अथॉरिटी आपसे कहती है कि देखो, हर कंपनी ऐसे नहीं है कि बस मजाक में कभी भी उठ के प्रोस्पेक्टस दे दे। तुम अगर प्रोस्पेक्टस दे रहे हो तो उसमें कम से कम तुम्हें पब्लिक की तरफ से इतनी ऑफर आएगी तो उसे कंटिन्यू करोगे। कुछ रूल्स फॉलो करने होते हैं और आप अपने प्रोस्पेक्टस में मेंशन करते हैं, आप अपने प्रोस्पेक्टस में मेंशन करते हैं कि हमारी मिनिमम सब्सक्रिप्शन इतनी है। मिनिमम सब्सक्रिप्शन का मतलब है कम से कम इतनी एप्लीकेशंस अगर हमें आई तो हम प्रोसेस कंटिन्यू करेंगे, अगर इतनी नहीं आई तो हम उस प्रोसेस को खत्म कर देंगे, हम लोगों से फिर पैसे नहीं लेंगे। तो रूल ये है कि वो जो मिनिमम सब्सक्रिप्शन आपने अपने प्रोस्पेक्टस में लिखी थी वो अचीव हो गई हो। मैं एक दफा एंड पे सारे पॉइंट्स फिर से रिपीट करूंगा। मिनिमम सब्सक्रिप्शन जो प्रोस्पेक्टस में लिखी है वो अचीव हो जानी चाहिए। यानी इस वक्त हम देख रहे हैं कि कंपनी को कब सर्टिफिकेट मिलेगा, जब कंपनी की 5 शर्तें पूरी हो जाएंगी। 5वीं शर्त, नो अमाउंट फ्रॉम इन्वेस्टर्स रिमेन अनपेड। यानी कि वो जो अनसक्सेसफुल एप्लीकेंट्स हैं उनको आपने कैश रिटर्न कर दिया हो। भाई देखें, कंपनी ने कहा हमें 2 करोड़ चाहिए लोगों से,
लोगों ने 2.5 करोड़ तक की ऑफर दे दी, पूरे पाकिस्तान से जब लोग आए तो इतने सारे एप्लीकेंट्स आ गए। याद है प्रोस्पेक्टस में हमने कहा था बैलेटिंग कराएंगे, अब कुरानदाजी की, कुछ के नाम निकले कुछ के नहीं निकले। आपको याद है मैंने कहा था एप्लीकेशन के साथ पैसे जमा कराने होते हैं। अब कंपनी के पास 2.5 करोड़ रुपया आया हुआ है जबकि 2 करोड़ से चाहिए। ये आधे करोड़ के एप्लीकेशंस जो कि रिजेक्ट हो चुके हैं, इनका पैसा इन्हें वापस करना होगा। जैसे हज एप्लीकेशन देने वाले पैसे जमा कराते हैं और जब आपकी एप्लीकेशन रिफ्यूज होती है वो पैसा वापस आपके अकाउंट में आ जाता है। तो कंपनी को तब तक सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस नहीं मिलेगा जब तक कि उसके पास कुछ लोगों की अमाउंट वाजिबुल अदा है, यानी कि लोगों की अमाउंट वापस करेंगे तो बात बनेगी, अदरवाइज बात नहीं बनेगी। 5 शर्तें हैं किसी भी पब्लिक कंपनी को, चाहे उसने प्रोस्पेक्टस इशू किया या नहीं किया, 5 शर्तें पूरी करनी होंगी तो उसको सर्टिफिकेट मिलेगा। उससे पहले ना ये बिजनेस शुरू कर सकती है, ना ये बोरोविंग्स ले सकती है, ना ये लोन्स ले सकती है, ना ये बिजनेस कर सकती है। क्या है वो 5 शर्तें? नंबर 1, डायरेक्टर्स ने अपने हिस्से का पैसा पूरा दे दिया जो उनके हिस्से शेयर आते थे। भाई बाहर वालों को तो आप कह रहे हैं आओ हमारी कंपनी की शेयर खरीदो, और पता लगे अपने डायरेक्टर ने पूरे पैसे ना दिए हो तो गलत बात हो जाएगी। तो पहली वाली कंडीशन हमने देखी कि डायरेक्टर ने अपने हिस्से का पूरा पैसा पे कर दिया। नंबर 2, अगर कंपनी ने शेयर ऑफर किए तो प्रोस्पेक्टस, और अगर नहीं ऑफर किए तो स्टेटमेंट इन ल्यू ऑफ। प्रोस्पेक्टस जैसी एक चीज जिसमें प्रोस्पेक्टस से मिलती जुलती चीजें होती हैं, इनमें से जो भी डॉक्यूमेंट आप पे एप्लीकेबल है वो रजिस्ट्रार को जमा करा दियो। नंबर 3, एक डिक्लेरेशन कि आपने तमाम रूल्स रेगुलेशंस फुलफिल किए हैं। नंबर 4, मिनिमम सब्सक्रिप्शन जो आपने अपने प्रोस्पेक्टस में लिखी थी कि कम से कम इतने आएगी तो हम आगे चलेंगे, वो आपकी अचीव हुई हो, आपको मिल गई हो। और नंबर 5, कोई भी अमाउंट इन्वेस्टर की आपके पास अनपेड ना बची हुई हो, यानी आपने तमाम अनसक्सेसफुल एप्लीकेंट्स को उनका पैसा वापस कर दिया हो। ये तो हो गई सादा लैंग्वेज में कंडीशन। अब देखते हैं किताब ने किन अल्फाज में ये पॉइंट्स बताए हैं। थोड़ी सी ट्रिकी लैंग्वेज है लेकिन आपको थीम समझ आना चाहिए। नहीं जी, ये जो प्राइवेट कंपनी है वो, और जो गारंटी लिमिटेड कंपनी जिसमें शेयर कैपिटल नहीं है, वो कभी भी उनका बिजनेस शुरू कर सकते हैं और कोई भी पावर एक्सरसाइज कर सकते हैं, उनको सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट की जरूरत नहीं है। जैसा भी मैंने आपसे बात की थी प्राइवेट कंपनी, तो यहाँ एक और एक कंपनी नजर आ गई गारंटी लिमिटेड कंपनी जिसमें शेयर कैपिटल नहीं है। बाकी कंपनियां यानी कि पब्लिक और वो तब तक नहीं कर सकती जब तक कंडीशन फुलफिल ना हो जाए। अब आप कह रहे होंगे ये 6 है, मैंने तो आपको 5 बताई हैं, लेकिन इसमें ये बड़ा मजे का पॉइंट है, रजिस्ट्रार हैज इशूड अ सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट बिजनेस। उन्होंने सर्टिफिकेट इशू करने को भी एक शर्त रख दिया कि कंपनी तब तक बिजनेस कमेंस नहीं करेगी जब तक उसको सर्टिफिकेट ना मिल गया हो। अब वो 5 पॉइंट हमारे कौन से थे? शेयर हैव बीन अलॉटेड इन कैश नॉट लेस देन मिनिमम सब्सक्रिप्शन, यानी मिनिमम सब्सक्रिप्शन पूरी हो गई हो। Every director of company has paid to company in cash full amount on each of the share taken or contracted to be taken. डायरेक्टर ने जिन शेयर्स का वादा किया था वो उसने पूरे जमा करा दिए। No money is or may become liable to be repaid to applicant for any share which have been offered for subscription. कोई भी शेयर जो ऑफर किए गए थे उसकी मद में आपके ज़िम्मे कोई अमाउंट वाजिबुल अदा नहीं है। Filed with registrar a duly verified declaration by chief executive or one of the director and secretary in prescribed form की कंडीशन आपने पूरी की है और कंपनी ने प्रोस्पेक्टस या स्टेटमेंट इन ल्यू ऑफ प्रोस्पेक्टस जमा करा दी है। जब ये शर्तें पूरी होंगी, सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस मिलेगा, देन आप कोई काम कर सकते हैं। कोई भी कॉन्ट्रैक्ट जो इस डेट से पीछे हुआ है कंपनी का, वो प्रोविजनल है, टेम्परेरी है, वो फाइनल नहीं है, वो लीगल नहीं है जब तक के वो डेट ना आ जाए। कौन सी डेट? जिस दिन आपको कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस का सर्टिफिकेट मिल जाए। तो इस दिन से पहले ना आप बोरविंग कर सकते हैं, इस दिन से पहले अगर आप कोई कॉन्ट्रैक्ट भी करेंगे तो वो कॉन्ट्रैक्ट तब तक फाइनल नहीं होगा जब तक वो डेट नहीं आए। अब इससे रिलेटेड बाकी चीज़ों को अगर हम डिस्कस करें, कमेंसमेंट की हमने कंडीशंस देख ली, लेकिन इसमें 2-3 टेक्निकल वर्ड्स थे। एक जगह हम लोगों ने देखा कि मिनिमम सब्सक्रिप्शन, और एक जगह हमने देखा SILOP स्टेटमेंट इन ल्यू ऑफ प्रोस्पेक्टस। थोड़ा सा इन दोनों कॉन्सेप्ट से मजीद बात कर लेते हैं। सबसे पहले मिनिमम सब्सक्रिप्शन की बात करते हैं। मिनिमम सब्सक्रिप्शन को डिफाइन किया हमारी किताब ने, वो ये कहते हैं कि मिनिमम सब्सक्रिप्शन बेसिकली वो अमाउंट है जो कि हमने मेमोरेंडम या आर्टिकल्स में फिक्स कर दी हो।
इसका मतलब है कि अगर कंपनी ने एक डिफाइन किया हुआ है मेमोरेंडम या आर्टिकल में कि हमारी इतनी कम से कम मिनिमम सब्सक्रिप्शन होनी चाहिए, नहीं होगी तो हम अलॉट नहीं करेंगे, तो ये वो मिनिमम अमाउंट है जो आपने मेंशन कर दी, अपॉन विच डायरेक्टर्स में प्रोसीड टू अलॉटमेंट। तो इसका मतलब ये हुआ कि सिचुएशन नंबर 1 ये हो गई कि अगर आपने कोई अपने आर्टिकल या मेमोरेंडम में कोई अमाउंट फिक्स कर दी है तो यस वो अमाउंट बन जाएगी फिर हमारी मिनिमम सब्सक्रिप्शन, तो वो वाली अमाउंट मिनिमम सब्सक्रिप्शन बन जाएगी। अच्छा, अब अगर किसी केस में हमने कोई अमाउंट सिरे से फिक्स ही नहीं की, अब क्या होगा? अगर कंपनी फिक्स ना करे या मेमोरेंडम आर्टिकल में कुछ ना बताए तो रूल ये है कि जितना भी टोटल शेयर कैपिटल है वो सारा का सारा मिनिमम सब्सक्रिप्शन बन जाता है। यानी कंपनी जितना कैपिटल ऑफर करने जा रही है कि अच्छा भाई हमें कम, फॉर एग्जांपल हमने कहा 4 करोड़ रुपए की हमें ज़रूरत है, तो हमने कहा 4 करोड़ रुपए के जो शेयर्स हैं वही मिनिमम सब्सक्रिप्शन है। एक छोटी सी एक्सेप्शन है, अदर देन दैट टू बी इशूड नॉट फॉर कैश। यानी कि अब आपने कहा है कि 4 करोड़ हमारा कैपिटल है, लेकिन इसमें से तकरीबन हम लोग 20 लाख ऐसा है, 20 लाख का कैपिटल ऐसा है जो हम कैश के अलावा किसी और चीज़ पे इशू कर रहे होंगे। फॉर एग्जांपल डायरेक्टर वगैरह कह देता है कि जी मेरी गाड़ी ले लें और मुझे 20 लाख के शेयर्स दे दें। तो इस टाइम पे हम बात कर रहे हैं सेकेंड, अगर कुछ नहीं फिक्स, नो अमाउंट फिक्स, तो फिर रूल हमारा ये हो गया कि अगर कोई भी अमाउंट फिक्स नहीं हुई हुई तो फिर टोटल शेयर कैपिटल मैं मैक्सिमम इसमें ये लिख सकता हूं कि एक्सक्लूडिंग नॉन कैश, वो कैपिटल जो हमें कैश में पे नहीं होगा, किसी और तरीके से पे होगा, उसको छोड़ के बाकी सबको हम कह देंगे मिनिमम सब्सक्रिप्शन। तो ये एक टेक्निकल मुश्किल सा वर्ड हम लोगों ने देखा था, तो उसको हमने थोड़ा सा एक्सप्लेन किया। तो मिनिमम सब्सक्रिप्शन कंपनी फिक्स कर देती है, फिक्स कर दे तो वो फिक्स हुई हुई ली जाएगी, नहीं फिक्स करेगी तो टोटल शेयर कैपिटल ही काउंट होगा। अब दूसरी चीज़ की तरफ आते हैं, यानी कि हम लोग जब बात करते हैं कि स्टेटमेंट इन लिeu ऑफ प्रोस्पेक्टस कुछ कंपनियां इशू करती हैं, और हमने प्रोस्पेक्टस की बात भी की। अब सवाल ये है कि स्टेटमेंट इन लिeu ऑफ प्रोस्पेक्टस कब कब इशू होगा, तो किताब ने एक डायग्राम में एक छोटे से टेबल में सारी चीज़ों को क्लियर किया। उन्होंने कहा अगर कंपनी लिस्टेड हो तो वो हमेशा प्रोस्पेक्टस इशू करेगी। अगर कंपनी लिस्टेड है या नहीं है लेकिन वो जनरल पब्लिक को आम आवाम को इनवाइट कर रही है तो वो प्रोस्पेक्टस इशू करेंगे। अब अगर आप आम आवाम को इनवाइट नहीं कर रहे, चंद खास लोगों को आप खुद ही से शेयर्स अलॉट कर रहे हैं, चंद बड़े शेयर होल्डर्स को या कुछ और इस तरह से, और आप नए शेयर्स इशू कर रहे हैं, लेकिन इशू कर रहे हैं चंद करीब के लोगों को, और आप इसमें आम लोगों को अखबारी इश्तिहार के थ्रू नहीं बुला रहे, तो फिर आप साइलॉप बनाएंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो पब्लिक ऑफर कर रहा है वो, यानी कि जो आम पब्लिक ऑफर कर रहा है वो हमेशा, और लिस्टेड हमेशा प्रोस्पेक्टस देंगे। जो पब्लिक को ऑफर नहीं कर रहा, वो साइलॉप इशू करेगा। अच्छा, कभी कभी क्या होता है कि आप जो है वो लिस्टिंग के लिए अप्लाई कर रहे होते हैं, आप लिस्टेड कंपनी नहीं होते, लेकिन आप पब्लिक ऑफर करने लगते हैं और साथ साथ आप लिस्टिंग के लिए भी अप्लाई कर देते हैं। अब अगर आपने प्रोस्पेक्टस इशू किया और ये सोचा कि हम लिस्ट होने जा रहे हैं, लेकिन आपको स्टॉक एक्सचेंज की तरफ से लिस्टिंग नहीं मिल सकी, तो फिर ऑब्वियसली आपने तमाम लोगों का पैसा वापस कर देना है जिन्होंने इस अजम्पशन पे आपकी कंपनी में इन्वेस्ट किया था कि ये लोग लिस्ट होने जा रहे हैं। कई दफ़ा क्या होती है, कंपनी प्रोस्पेक्टस इशू करते हुए ये बता देती है कि हम लोग जो है वो लिस्टिंग के लिए हमने अप्लाई कर दिया है, तो आप लोगों को शेयर्स लिस्टेड कंपनी के मिलेंगे। तो अगर कंपनी लिस्ट ना हो तो फिर आपको एक तो लोगों के पैसे वापस करने होंगे, और दूसरा आपने स्टेटमेंट इन लिeu ऑफ प्रोस्पेक्टस की जगह स्टेटमेंट रजिस्ट्रार को जमा कराना होगा कि हम लोग पब्लिक ऑफर की तरफ गए थे लेकिन हम उसे कंप्लीट नहीं कर सके। तो सिंपल सी बात है, लिस्टेड में हमेशा प्रोस्पेक्टस, वो कंपनी जो लिस्टेड नहीं है लेकिन जनरल पब्लिक ऑफर करी है वो भी प्रोस्पेक्टस। अगर वो लिस्टेड नहीं है, जनरल पब्लिक ऑफर की और बाद में लिस्ट नहीं हो सकी, तो वो साइलॉप जमा कराएगी, और जो जनरल पब्लिक से हट के किसी को ऑफर कर रही है वो भी साइलॉप जमा कराएगी। तो ये एक छोटा सा टेबल है जिसको आपने याद कर लेना है इसके साथ जोड़ के। ठीक है जी, इंशाल्लाह ताला किसी और टाइम किसी और में लेक्चर में दोबारा मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़।